हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स हैक्स। और हम अपनी सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 1 लेक्चर 2। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर 1 देखा है। लेक्चर 1 में हमने क्या समझा था, व्हाट इज डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी को समझा नहीं था। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है हम उसकी एक सिंपल डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे और हम समझने की कोशिश कर रहे थे क्यों ये जो सिंपल डेफिनेशन है वो एडिक्वेट नहीं है। दिस सिंपल डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट, हमने यही देखा था लेक्चर में। ठीक है, ये वाला लास्ट स्लाइड था उस चैप्टर उसका। ठीक है, कि जो सिंपल डेफिनेशन है वो एडिक्वेट नहीं है और इसीलिए हमें एक क्लियर फीचर्स चाहिए, हमें क्लियर सेट ऑफ रूल्स चाहिए जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएं कि विच इज डेमोक्रेसी एंड विच इज नॉट अ डेमोक्रेसी, विच कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेसी। सो हम ये कार्टून सबसे पहले पढ़ते हैं, रीड द कार्टून, और इस कार्टून से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। थोड़ा थोड़ा तो मतलब क्लियर होगा यहाँ से। ये कार्टून देखो ध्यान से, ये इराक में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। ठीक है, अब तुमसे ये पूछा जा रहा है ये जो डेमोक्रेसी का सिंबल दिख रहा है तुम्हें, इसमें ये एम जो ऐसा सिंबल बना है ये इतना अलग क्यों बनाया गया है। सोचो, क्या ये सिंबल कहीं दिखता है तुम्हें? ये एम देख के कुछ याद आ रहा है? मैकडोनल्ड्स का लोगो देखा है तुम लोगों ने? ये मैकडोनल्ड्स का लोगो है। मैकडोनल्ड एक यूएसए की कंपनी है। ये क्या दिखा रहा है? एंड अगर तुम्हें समझना हो, कभी कोल्ड वॉर का भी एरा तुमने देखा होगा, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए। इस कोल्ड वॉर में सबसे बड़ी लड़ाई किस बात की थी? दो आइडियोलॉजीज के बीच में। कौन सी दो आइडियोलॉजीज? कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जिसमें यूएसए वाज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, यहां पर जो ये मैकडोनल्ड का सिंबल है, इट इज अ सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, और यहां पर ये चीज दिखाई जा रही है, ये जो डेमोक्रेसी इराक में लाई जा रही है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स के थ्रू लाई जा रही है। बट हमने डेमोक्रेसी को अभी तक क्या समझा है? डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल। क्या यही पढ़ा है ना, बाय द पीपल? तो ये क्या आम जनता है? आर दिस कॉमन पीपल? नहीं। तो ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है जो इराक में लाई जा रही है? कोई फॉरेन कंट्री किसी को डेमोक्रेसी ऑफर कर रहा है? क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का कि कोई दूसरी कंट्री किसी को डेमोक्रेसी ऑफर करी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डेमोक्रेसी देता हूं। तो डेमोक्रेसी चाहिए ना, मैं करवाता हूं डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कराएंगे। क्या ऐसी कोई डेमोक्रेसी पॉसिबल होगी? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। तो अगर इसमें पीपल ही नहीं इन्वॉल्व होंगे तो किस बात की डेमोक्रेसी रहेगी? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा हमने कहा था कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी वो एडिक्वेट नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, अब फीचर्स देखेंगे डेमोक्रेसी के। अब जो सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ चीज क्लियर्स नहीं थी, एम्बिग्विटी रह गई थी। जैसे हमने डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल से इलेक्टेड होगी। चलो ठीक है, जो रूलर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। पहला डाउट, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? रूलर्स हैं कौन? ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, उसमें रूलर्स कौन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑफिशियल इलेक्टेड होने चाहिए ताकि हम उसे एक डेमोक्रेसी कहें? कौन से ऑफिशियल्स? क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होना चाहिए, या एमएलएज इलेक्टेड होने चाहिए, या एमपीज इलेक्टेड होने चाहिए, या आईएएस ऑफिसर इलेक्टेड होने चाहिए, आईपीएस ऑफिसर इलेक्टेड होने चाहिए? कौन इलेक्टेड होगा तब हम कहेंगे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी? क्लियर है? मतलब जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट उसमें उस डेफिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? ठीक है, अगर एक गवर्नमेंट चलेगी तो होगा उसमें कुछ इलेक्टेड लोग होंगे, कुछ नॉन इलेक्टेड लोग होंगे। यही तो हमने अभी देखा
कि कौन से ऑफिशियल्स इलेक्टेड होने चाहिए, कौन से ऑफिशियल्स इलेक्टेड नहीं होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि कौन से डिसीजंस इलेक्टेड ऑफिशियल ले सकते हैं और कौन से डिसीजन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल ले सकते हैं। एक डेमोक्रेसी है तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। जो इलेक्शन जीत के आया है उस कंट्री में वो सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है। तुमने भी इंडिया में देखा होगा, तुम्हें लाखों बार कोई कह दे कि अगर सबसे ज्यादा पावर है तो आईएएस ऑफिसर्स के पास है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, पॉलिटिशियंस के पास है। वो कई सारे आईएएस ऑफिसर्स को अपने आगे पीछे दौड़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ पीपल, और रूल ऑफ पीपल का क्या मतलब है, पीपल ने जिसको इलेक्ट करके भेजा है वो सुप्रीम है ना। पीपल ने जिसको वोट दिया है वो टॉप पर है, और वो जैसे चाहे वैसे देश को चला सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन होता है कौन सा डिसीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेंगे जो जनता चुन के भेज रही है, और कौन सा डिसीजन ऐसे लोग ले लेंगे जो इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, हमें इन सारे क्वेश्चंस के सवाल आंसर्स खोजने हैं। अगला देखो क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन होना चाहिए, कौन सा इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाएगा। सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन करा दें और कह दें डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस में आपको चॉइस मिली ही नहीं, आप गए वोट डालने और ईवीएम ऑलरेडी हैक है, ईवीएम पे आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो ही नहीं रहा है। ईवीएम में फॉल्ट है या मैनेजमेंट में फॉल्ट है, कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से आप अपना रियल चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जिसको आप वोट देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? क्या ये जो गवर्नमेंट बनी है वो बाय द पीपल है? नेक्स्ट देखो, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। कौन कौन सी कंडीशन है जो एक इलेक्शन को फुलफिल करनी चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन इलेक्शन में फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहेंगे, अदरवाइज हम उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। ये कौन कौन सी कंडीशन है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ क्वेश्चंस देखो तुम। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। कौन है जो रूलर्स को वोट देगा? ठीक है, मैं एक इलेक्शन करा लेता हूं। चलो मान लो मुझे एक जगह का प्रेसिडेंट बनना है, मेरी कंट्री है, जैसे एक नित्यानंद की कंट्री थी कैलासा, तो मेरी भी एक कंट्री है कैलासा, जिसमें करीब 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे पता है इसमें से जो 40 लोग हैं वो मेरे फेवर में हैं और 60 लोग मेरे अगेंस्ट में हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्शन कराता हूं और इलेक्शन में सबको वोटिंग राइट देता हूं, बट वोटिंग राइट किसको दूंगा? सिर्फ उन 40 को जो मेरे सपोर्ट में है। क्यों? क्योंकि मैं कोई क्राइटेरिया लगा के उनको बाहर कर दूंगा। कोई भी क्राइटेरिया, एजुकेशन की क्राइटेरिया देख लूं, कोई भी ऐसी क्राइटेरिया जो लग जाए, एजुकेशन, जेंडर, रिलीजन, जो भी क्राइटेरिया से मैं उसे एलिमिनेट करना चाहूँ उनको अलग कर देता हूँ। उसके बाद मैं उन 40 लोगों से वोटिंग करा देता हूँ, 40 वोट मेरे फेवर में पड़ते हैं और मैं 100% वोट से जीत जाता हूँ, और जो 60% मेरे अगेंस्ट थे उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो डेमोक्रेसी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हु आर द पीपल्स हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। कौन है जो रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और कौन है जो इलेक्ट हो सकते हैं। अब मेरी कंट्री हो, मैं किसी को इलेक्शन में खड़ा ही ना होने दूं, कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में? कोई नहीं। मैं कराओ इलेक्शन, जीतना तो मुझे ही है। ठीक है, आगे देखो, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सभी सिटीजन्स को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए? कमेंट करो यस या नो। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या कोई डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को ये राइट नहीं दे सकती, मतलब उनसे ये राइट छीन सकती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री तो है लेकिन तुम वोट नहीं दे सकते? क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी में? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और किस तरीके की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी। जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, जो इलेक्शन जीत के आया है, क्या वो कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे? उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या है, हमने एक रूलर इलेक्ट किया, ठीक है, रूलर इलेक्ट किया, और रूलर इलेक्ट किया इसका मतलब जनता ने सपोर्ट किया तभी वो इलेक्ट हुआ, तभी उसने वो इलेक्शन जीता। अब उसके पास जनता जो चाहती है जनता ने उसको दे दिया। अब क्या वो रूलर
कुछ भी कर सकता है। क्यों पूछेगा? क्यों? क्योंकि मैं तो जनता के बिहाफ पे रूल कर रहा हूं और जनता मुझे चाहती है। अब जो मेरा टर्म है, ये जो 5 साल मेरे हैं, मैं अपने हिसाब से रूल करूंगा क्योंकि जनता ने मुझे भेजा है ना। तो क्या कोई रूलर ऐसा कर सकता है अपने मन मर्जी जो चाहे वो कर ले? या मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, जो चाहे वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। अगला, इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्या डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे? ठीक है, क्या सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो मैटर करने चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या नहीं करने चाहिए? क्या करेंगे राइट्स का? हमने वोटिंग राइट दे दिया ना, इलेक्शन जिता दिया, बात खत्म। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें खोजने हैं। और एक हेल्दी माइंड का सबसे अच्छा सिम्टम होता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते वो समझ लें या तो वो एजुकेटेड नहीं है या तो उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। हर एक बात पे हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। इतने सारे हमने क्वेश्चन देखे, हमें एक बेसिक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इतने सालों से पढ़ाई गई थी, कभी दिमाग में नहीं आया एक क्वेश्चन ना? आज से पहले तो कभी ये क्वेश्चंस नहीं सोचे होंगे, ये तो हमने सोचा नहीं डेमोक्रेसी के बारे में। ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आए क्योंकि हमें इस तरीके से सिखाया नहीं गया है। अभी आप लोग बच्चे हो तो आप लोग को ये सीखना है क्या, कि हर एक चीज में हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, किसी भी चीज में किसी ने कह दिया इस वजह से मान मत लेना, हर एक चीज पे क्वेश्चन करना। जब तुम्हारी लॉजिक और रेशनैलिटी पे वो चीज पास हो जाए, लॉजिक कहे कि हाँ ठीक है, या रेशनैलिटी कहे कि हाँ ये इसमें सेंस है, तब उस चीज को फॉलो करना। अदरवाइज आंख बंद करके कोई भी चीज फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये बुक तुम्हारी एक एग्जाम्पल दिखा रही है कि इतने सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए, बट हमने खुद से कुछ नहीं पूछा। अब इससे ज्यादा भी क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, और क्वेश्चन खोज के लाओ। अब हम देखते हैं फर्स्ट फीचर, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो बड़े बड़े डिसीजंस होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का पहला फीचर है और इसके लिए हम कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अक्टूबर 99। क्या हुआ था? जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू मैंने बताया था, कू का क्या मतलब होता है? तख्ता पलट। ठीक है, कू का क्या मतलब होता है? तख्ता पलट। और इसे कूप नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? कू। ठीक है, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के जनरल थे, जनरल आर्मी जनरल। ठीक है, आर्मी के हेड थे। उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के फेंक दिया एंड बिकेम द लीडर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में वो चले गए, गवर्नमेंट अब आर्मी की है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं मिलिट्री को, जब मिलिट्री किसी सरकार को उखाड़ के फेंक देती है। ठीक है, हु वॉज द लीडर? जनरल परवेज मुशर्रफ overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एक गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, इलेक्शन जीत के आई थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया और खुद क्या बन गए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ टाइप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। ठीक है, जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट किसकी है? परवेज मुशर्रफ की। आगे देखते हैं, ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और उन्होंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ली थी उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया? प्रेसिडेंट। अब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, रेफरेंडम क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है डेमोक्रेसी का। रेफरेंडम इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी।
मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ दी जाए बिना इंस्ट्रूमेंट के तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सेम हमें डेमोक्रेसी का यूज़ करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, रेफरेंडम, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लेबिसाइट, ठीक है, रिकॉल। ठीक है, रेफरेंडम क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को कोई चीज, किसी चीज के बारे में ओपिनियन जानना है सिटीजन्स का, तो गवर्नमेंट क्या कराती है, रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम में वो ओपिनियन सर्कुलेट किया जाएगा और सबसे उस पे उसकी राय पूछी जाएगी, दैट इज रेफरेंडम। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट थोड़ा और फॉर्मल है कि जब गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट खुद नहीं ले सकती, तो वो डिसीजन जनता के थ्रू लेगी प्लेबिसाइट करा के। एंड रिकॉल, रिकॉल पे एक मूवी बनी थी साउथ की, उसमें एक कॉन्सेप्ट था, अगर हमें अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का राइट है तो हमें उन्हें रिकॉल करने का भी राइट होना चाहिए। जैसे हमने एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वादे किए थे उसने, बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए थे, उस सपने में हम डूब गए और उसे इलेक्शन जिता दिया। साल भर चला कैसे कैसे गवर्नमेंट, अब उसके बाद हमें एहसास हुआ कि ये जो प्रॉमिस किया था इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अब वो पावर में ना रहे, बिल्कुल चाहेंगे ना, तो वो प्रॉमिसेस पूरे कर रहा है और ऊपर से अगर देश की कंडीशन और बुरी हो रही है तो हम क्या चाहेंगे, हम उसे उस गद्दी से हटाना चाहेंगे। बट एक ही साल हुआ है, अगला इलेक्शन 4 साल बाद है, हम 1 साल में ही थक गए, 4 साल और कैसे वेट करेंगे, है ना। ऐसे टाइम पे यूज किया जाता है रिकॉल। अब जो लीडर है, हम उसके खिलाफ एक रिकॉल मोशन लाएंगे और अगर ये मोशन पास हो जाएगा तो उनको उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बट ये इंडिया में या किसी भी मेजर कंट्रीज में अभी तक फॉलो नहीं किया जाता है रिकॉल। तो परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक रेफरेंडम कराया दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। लोगों से पूछा भाई कि परवेज मुशर्रफ का जो रूल है बढ़िया है कि नहीं है, बढ़िया है तो 5 साल और बढ़ा दिया जाए, तो लोगों ने कहा हाँ बढ़ा दिया जाए, और 5 साल सरकार और लंबी खिंच गई। जो मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा जो रेफरेंडम है वो बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो हमने तो रेफरेंडम कराया, हमने लोगों से ओपिनियन मांगा, लोगों ने ओपिनियन दिया और हमने क्या किया, हमने 5 साल अपनी गवर्नमेंट को और एक्सटेंड कर लिया। बट जो मीडिया था और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो एक्टिविस्ट वर्क कर रहे थे, उन्होंने एक चीज कही कि ये जो रेफरेंडम हुआ था इट वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मैल प्रैक्टिसेस मतलब तरीके सही नहीं यूज किए गए थे, और फ्रॉड कर करके ये इलेक्शन मतलब ये रेफरेंडम अपने हित में कराया गया है, मतलब जैसा ये चाहते थे उस हिसाब से इस रेफरेंडम का रिजल्ट आया है। आगे देखो, August 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। रेफरेंडम से अपनी गवर्नमेंट की क्या बढ़ाई, लेजिटिमेसी। ठीक है, लेजिटिमेसी पता है, लेजिटिमेसी का मतलब होता है जायज, लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, मतलब जो चीज सही है। रेफरेंडम पास होने से इन्होंने ये बताया कि मेरी गवर्नमेंट तो देखो सही है, हमने भले मिलिट्री coup किया हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया है, लेकिन जनता खुश थोड़ी थी उस गवर्नमेंट से, इसलिए हमने हटाया, और देखो जनता हमसे तो खुश है, हमने अभी रेफरेंडम करके प्रूफ किया। तो ऐसे उनकी लेजिटिमेसी बढ़ गई। अब अगस्त में उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिससे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट का मतलब सुधार। ठीक है, नाउ द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल एज वेल एज प्रोविंशियल, नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल मतलब प्रोविंस के लेवल पे या स्टेट लेवल पे,
अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि जो नेशनल असेंबली है जैसे पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनको क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है। ठीक है, ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट। उसके बाद उन्होंने क्या किया अमेंडमेंट में कि जो वर्क था सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज किया जाने लगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंज कर दिया गया कि अब जो ये असेंबली काम कर रही है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सब एक सुपरविजन में काम करेगी। उसके ऊपर एक कमेटी होगी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी, जो इनके काम को देखेगी कि कैसे ये काम कर रहे हैं। और उसमें ज्यादातर कौन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री के लोग ही थे। परवेज मुशर्रफ मिलिट्री के जनरल थे, तो मिलिट्री के लोग देखेंगे कि अच्छा गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, ये जो एमएलएज एमपीएस बने हुए हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। और ये लॉज पास कराने के बाद नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए वापस से इलेक्शन हुए। ठीक है, समझ में आया पाकिस्तान की कहानी। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, तो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। क्लियर बात, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ अभी हमने देखा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये, ठीक है, सिविलियन कैबिनेट की, एक कैबिनेट मिलिट्री की थी और एक कैबिनेट सिविलियन की थी। तो जो सिविलियन कैबिनेट थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके पास पावर्स थी, काम कर रहे थे ना, भले उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी बट उनके पास पावर्स थी। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। बट जो भी फाइनल पावर थी कि चीज सही है या गलत, वो डिसाइड करने का पावर प्रेसिडेंट के पास था। एंड प्रेसिडेंट कौन, जनरल मुशर्रफ। ठीक है, वॉज दिस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी? सोचो, जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन से सोच लो। उस डेफिनेशन से तुमने देखा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर है, इलेक्शंस हो रहे हैं, सब सही है। बट अब तुमने जो सिचुएशन को अंदर से देखा, अब बताओ क्या ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है? चलो, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? जो रूलर्स हैं पाकिस्तान में, क्या वो पीपल ने इलेक्ट किए हैं? परवेज मुशर्रफ को पीपल ने इलेक्ट किया। पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स बट दे वर नॉट रियल रूलर्स। पीपल ने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए बट वो रियल रूलर्स नहीं थे। मतलब इलेक्टेड थे, काम भी करते थे, पर डिसीजन उनका फुल एंड फाइनल नहीं होता था, उनके ऊपर कोई और बैठा रहता था। रियल रूलर्स कौन थे? रियल रूलर्स मिलिट्री के लोग थे, परवेज मुशर्रफ थे। दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजंस, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास। The power to take final decision rested with army officials and with General Pervez Musharraf, and none of them were elected by the people. जिनके पास फाइनल पावर थी, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं थे। This happens in many dictatorships and monarchies. ये सारी चीजें बहुत सारी डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में होती हैं। They formally have an elected parliament and government, but the power is with those who are not elected. क्या होता है डिक्टेटरशिप और मोनार्की में? उनके पास एक फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट होगी, इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट भी होगी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, बट जो रियल पावर है, जो सही में डिसीजन लेने की पावर है, वो किसके पास होती है? उनके पास जो इलेक्टेड नहीं है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ पीपल्स रूल। इसको हम पीपल का रूल नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी मतलब जनता का रूल होना चाहिए, बट ये जनता का रूल नहीं है, क्योंकि जनता जिनको इलेक्ट कर रही है वो ज्यादा बड़े डिसीजंस ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, तो ये हमें बताता है फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। एक डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने की फाइनल पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? इलेक्टेड बाय द पीपल, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए जो लोग इलेक्टेड बाय द पीपल हैं, ना कि मिलिट्री के लोग या कोई और लोग। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्लियर।
अब डेमोक्रेसी आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो, दूसरा फीचर डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called Guangguo Renmin Daibio Dahui। ये चाइना के पार्लियामेंट का नाम है, 2-4 बार ले लो, जबान सही हो जाएगी। तो चाइना में इलेक्शंस क्या होते हैं, रेगुलरली हेल्ड होते हैं, हर 5 साल में बड़ा एकदम नियम से इलेक्शन होता है। कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हो रहा है। फालतू लोग पता नहीं क्यों चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते हैं, ठीक है। और इससे क्या करते हैं, चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज पार्लियामेंट, ठीक है, चाइना की पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये इलेक्ट होती है हर 5 साल। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, जैसे शी जिनपिंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वो भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। अपने से नहीं बन जाता प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और पूरे चाइना से 3000 मेंबर्स हैं जो इस हाउस में इलेक्टेड होते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स आर्मी से भी इलेक्टेड हैं। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। इलेक्शन लड़ने से पहले हर एक कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मैं CCP लिखूंगा। किसी को भी अगर इलेक्शन लड़ना है तो पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेगा। Only those who are the members of the CCP or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-3। और इलेक्शन लड़ने किसे दिया गया, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो या तो CCP के पार्ट थे या और 8 स्मॉलर पार्टीज हैं जो अलाइड है, मतलब इसके गठबंधन की पार्टियां हैं 8, अगर उनमें से कोई है तो सिर्फ उन्हीं को ही इलेक्शन लड़ना अलाउड था इन 2002 and 3, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो गवर्नमेंट है हमेशा किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की, दैट इज CCP की गवर्नमेंट हमेशा बनती है। क्लियर। लेकिन इलेक्शन हो रहा है, रेगुलर इलेक्शन हो रहा है। एक कार्टून देखो, रीड द कार्टून। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल allies are the only parties allowed in that country. Do you think this cartoon could apply to China or Mexico? What does the crown of leaves on democracy signify? ये एक सीरिया है, ठीक है, सीरिया वेस्ट एशिया में एक कंट्री है और जहां पर बाथ पार्टी का रूल है। अब इसमें देखो ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी जो है सीरिया के अंदर जाना चाह रही है, मतलब सीरिया में डेमोक्रेसी आना चाह रही है। बट ये क्या कहते हैं, नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अलबाथ पार्टी। इज दैट क्लियर? अगर आपको यहाँ आना है तो आप पहले ये फॉर्म भरिए, अलबाथ पार्टी के मेंबर बनिए, तभी आप अंदर आ सकते हैं। समझ में आया साफ साफ? तो ये डेमोक्रेसी है जो जाना चाहती है बट इस कंडीशन की वजह से नहीं जा पा रही है, ठीक है। यहां पर डेमोक्रेसी लिखा है और ये एक लीव्स है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो लीव्स हैं वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। जो ये लीव्स हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं, जो ग्रीक में गॉड्स होते थे इन लीव्स को बहुत अच्छा मानते थे, पवित्र मानते थे, तो अच्छी चीजें हैं, ये जाना चाहती हैं अंदर बट इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या एक सिमिलर कंडीशन चाइना पे अप्लाई हो सकती है? चाइना का जो हमने स्टोरी पढ़ा, क्या हम चाइना के लिए ऐसा कह सकते हैं, या अगर नहीं कह सकते तो किस लेवल तक ये चीजें चाइना में देखी जा रही हैं? चाइना के लोगों को किस लिमिट तक रोका जा रहा है? और मेक्सिको के लिए पूछा गया, तो पहले मेक्सिको की हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में मेक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ एंड मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। हर 6 साल में इलेक्शन होता है मेक्सिको में अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। क्लियर? अगेन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। इतनी जल्दी नहीं कंक्लूड करना है कि डेमोक्रेसी है या नहीं।
अभी हमें उस कंट्री के बारे में और कुछ जानना है, तब हम कहेंगे डेमोक्रेसी है या नहीं है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। अब जैसे पाकिस्तान का केस था, ना तो वहां मिलिट्री का रूल हुआ, ना कोई तानाशाही रूल हुआ, ना डिक्टेटर का रूल रहा, ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई अ पार्टी। 2000 से पहले, ईयर 2000 से पहले जो इलेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जीतती थी, पीआरआई। पार्टी का नाम है पीआरआई, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब ये मत पूछना कि पीआरआई का फुल फॉर्म ऐसा कैसे निकल गया, तो निकल जाएगा क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में है, ठीक है। उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अब ऐसा नहीं कि जैसे चाइना में हमने इलेक्शन लड़ने से रोका, तो ऐसा नहीं, यहाँ इलेक्शन लड़ने दिया जाता, लड़ो। अपोजिशन ने इलेक्शन लड़ा भी बट कभी जीत नहीं पाए। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज करते थे, ठीक है। क्या डर्टी ट्रिक्स का यूज करते थे? ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स थे उनको फोर्स किया जाता था, उनसे कहा जाता था कि आप बच्चों को फोर्स करें कि वो अपने पेरेंट्स से कहें कि किसको वोट देना है, PRI पार्टी को देना है। ऐसा इंडिया में होता है? सोच लेना, सोच के बताना इंडिया में होता है कि नहीं होता है। क्या तुमने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि जबरदस्ती लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में बैठा दिया जाए, कोई गेस्ट, चीफ गेस्ट बन के आ जाता है, कहता है कि पार्टी की मीटिंग है, ठीक है। सोचना ऐसा कभी होता है क्या इंडिया में? मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और मीडिया क्या करती थी? पॉलिटिकल पार्टीज की सारी जो एक्टिविटीज थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती थी, सबको इग्नोर कर देती थी। और सिर्फ जब क्रिटिसिज्म की बात होती थी, बुराई करने की बात आती थी, तब उनको याद आता था कि अपोजिशन पार्टी है। इंडिया में ऐसा होता है क्या? देख के बताना इंडिया में होता है या नहीं। नहीं होता ना, इंडिया अभी तक डेमोक्रेटिक कंट्री है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. जब लोग वोट देने जाते थे तो क्या किया जाता था? लास्ट टाइम पे जैसे तुम गए वोट देने प्लेस ए पे, यहाँ चलो आ गए, यहाँ हमें वोट देने जाना है, कहते हैं अरे यहाँ वोट नहीं होगा, वोट होगा तुम्हारा, चले जाना 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर वोटिंग होगी, यहाँ तुम्हारा वोटिंग नहीं होगा, वहाँ होगी। लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ चेंज किया जाता था, ठीक है। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। और PRI अपने कैंडिडेट्स के कैंपेनिंग में, प्रचार में बहुत सारा पैसा उड़ाती थी। एक फैक्ट याद करो, एक चीज याद समझ लो, जो इंडियन इलेक्शन है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इलेक्शन है। अगर दुनिया में सबसे महंगा कहीं इलेक्शन होता है तो इंडिया जैसी कंट्रीज में होता है। और इंडिया में भी पॉलिटिकल पार्टीज पानी की तरह पैसा बहाती हैं, ठीक है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? तो क्या हमने ये जो एग्जांपल देखा, हम कहेंगे कि जो इलेक्शन हो रहा है, पीपल इलेक्ट हो रहे हैं, वो उनके रूलर्स के थ्रू इलेक्ट हो रहे हैं? मतलब जो रूलर्स इलेक्ट हो रहे हैं, जनता उन्हें पसंद करके इलेक्ट कर रही है, या कैसे इलेक्ट हो रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो अब आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी ना जाए इस वजह से हमें यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। आगे की स्टोरी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम वापस मैक्सिको को थोड़ा सा रिकैप करते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ कार्टून्स देखेंगे और आगे की स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इंडिया में भी थोड़ा न्यूज़ फॉलो करो। न्यूज़ फॉलो करने का मतलब ये नहीं न्यूज़ चैनल फॉलो करने लगो, न्यूज़ फॉलो करो और पता करो इंडिया में कितनी डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है इंडिया में, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना
और वीडियोस को और लोगों तक शेयर कर देना।